भारतीय ज्ञान शाला में आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। आज हम क्लास 8 के चैप्टर नंबर 9 साइंस जंतु में जनन का अध्ययन करने जा रहे हैं। और इसके अंदर आपको जैसे पता चल रहा है इसके टाइटल से कि जंतु में जनन। तो जनन वो प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत जो जीव है वो अपनी ही जैसी एक नई पीढ़ी का क्या करता है, नई पीढ़ी को उत्पन्न करता है ताकि उसकी जो जाति है उसकी निरंतरता बरकरार रहे। ठीक है, तो आप किताबी भाषा में आप कह सकते हैं कि प्रत्येक जीव की उत्तरजीविता के लिए जो जनन है वो बहुत ही आवश्यक होता है। जैसे आप समझ सकते हैं पाचन, परिसंचरण एवं श्वसन प्रक्रम के बारे में आपने पहले पढ़ा है कि ये सारी चीज़ें जंतुओं में सजीव की ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। उसी तरह जो है जनन भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जनन जो है वो जाति की निरंतरता बनाने के लिए आवश्यक है। सपोज कीजिए कि जैसे आप लोगों ने गांव देहात में सुना होगा कि इनका पुत्र नहीं है तो इनका वंश कैसे चलेगा। तो उसी तरह की अगर व्यक्ति जो है, जो जंतु है, जानवर है या फिर कोई भी सजीव जो अपनी जैसी प्रजाति को उत्पन्न नहीं करेगा तो फिर वो विलुप्त होता चला जाएगा। तो आइए अब हम बात करते हैं। जनन से हम परिचित हो गए कि अपनी जैसी पीढ़ी की निरंतरता को बनाए रखने के लिए, उत्तरजीविता को बनाए रखने के लिए जनन प्रक्रम की आवश्यकता पड़ती है। अब जनन होती किस तरह से है, उसकी कितनी विधियाँ हैं, किस प्रकार से जनन को किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जनन मुख्यतः दो तरह से किया जाता है। पहले होता है लैंगिक जनन और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। ठीक है, लैंगिक जनन से आप समझ सकते हैं कि जहाँ पे लिंग का, ठीक है, यानी कि जहाँ पे नर और मादा युग्मक मिलकर युग्मनज बनाते हैं जो विकसित होकर नया जीव बनाते हैं, तो वो होता है हमारा लैंगिक जनन। ठीक है, और उस जनन को अलैंगिक जनन कहा जाता है जिसमें केवल एक ही जनक नीव जनन को जन्म दे देता है, यानी कि नर और मादा की आवश्यकता जिस प्रजनन में ना पड़े वो होता है अलैंगिक जनन। ठीक है, तो हम बात करते हैं लैंगिक जनन की। तो लैंगिक जनन, क्योंकि हमें पता है कि नर और मादा दोनों की ही आवश्यकता पड़ती है, तो पहले हम बात करते हैं नर जनन अंग की। तो नर जनन अंगों में एक जोड़ा वृषण, 2 शुक्राणु नलिका तथा एक शिश्न, जिसे हम लिंग कहते हैं, होते हैं। ठीक है, वृषण नर युग्मक पैदा करते हैं जिन्हें शुक्राणु कहते हैं। तो जो वृषण होते हैं वो शुक्राणु की उत्पत्ति करते हैं। वृषण लाखों शुक्राणु उत्पन्न करते हैं, जिसमें आपको दिखा दिया गया है, ये शुक्राणु का चिन्ह है, चित्र दिया गया है। ठीक है, शुक्राणु बहुत सूक्ष्म होते हैं पर प्रत्येक में एक सिर, एक मध्य भाग में पूंछ होती है। ठीक है, क्या शुक्राणु एकल कोशिका जैसे प्रतीत होते हैं? वास्तव में हर शुक्राणु में कोशिका के सामान्य संघटक पाए जाते हैं। तो ये एकल कोशिका जैसे प्रतीत होते हैं, लेकिन इनके अंदर सभी जैसे कोशिकाओं के संघटक होते हैं वैसे इसमें भी प्राप्त है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं मादा जननांग की। तो मादा जननांगों में एक जोड़ी अंडाशय, अंडवाहिनी तथा गर्भाशय होता है। अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं, जैसे अंडाणु कहते हैं। जैसे जो वृषण होते हैं वो शुक्राणु उत्पन्न करते हैं, वैसे ही मादा में अंडाणु उत्पन्न करने वाले होते हैं। स्त्रियों में प्रतिमास दोनों अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय से एक विकसित अंडाणु अथवा डिंब का निर्मोचन अंडवाहिनी में होता है। ठीक है, गर्भाशय वह भाग है जहाँ शिशु का विकास होता है। शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एकल कोशिका है। तो यहाँ से ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट बनता है कि क्या शुक्राणु एक एकल कोशिका है? तो हाँ, शुक्राणु एक एकल कोशिका है और साथ के साथ जो हमारा अंडाणु है वो भी एकल कोशिका ही होता है। दूसरा, गर्भाशय में क्या होता है? तो गर्भाशय वो जगह है जहाँ शिशु का विकास होता है। विभिन्न जंतुओं में अंडे का साइज अलग अलग होता है। अंडाणु अति सूक्ष्म हो सकते हैं जैसा कि मनुष्य में, अथवा बहुत बड़े भी होते हैं जैसे कि मुर्गी के अंडे। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे विशाल होता है।
अब बात करते हैं निषेचन की। निषेचन कौन सी प्रक्रिया होती है, तो आइए हम बात कर लेते हैं निषेचन की। तो निषेचन जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया होती है जब शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होता है। ठीक है, जहाँ शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होता है, एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, तो वो प्रक्रिया कहलाती है निषेचन। निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संलयित होकर एक हो जाते हैं। ठीक है, निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि निषेचन के जो युग्मनज का निर्माण होता है वो किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, तो युग्मनज का निर्माण निषेचन की प्रक्रिया के द्वारा होता है। एक युग्मनज एक व्यष्टि का प्रारंभ है, ये आप समझ सकते हैं। एक युग्मनज जब अंडाणु और शुक्राणु का मिलन हो जाता है, वो एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं, उसी दिन एक व्यष्टि का निर्माण भी हो जाता है। यानी कि वो एक जो प्रोसेस होता है वो एक विशाल व्यक्ति यानी कि एक शिशु का या व्यक्ति का या वो जिस जाति का है उस जाति का निर्माण करने की प्रथम स्थिति हो जाती है। युग्मनज नए व्यष्टि का प्रारंभ है। जो लक्षण अपने माता पिता से मिलते हैं उन्हें हम वो वंशानुगत कहलाते हैं। ठीक है, निषेचन के प्रक्रम में स्त्री के अंडाणु और पिता के शुक्राणु का संयोजन होता है। अतः नई संतति में कुछ लक्षण अपनी माता से तथा कुछ लक्षण अपने पिता से वंशानुगत होते हैं। अपने भाई अथवा बहन को देखिए, यह पहचानने का प्रयास कीजिए कि उनमें कौन से लक्षण माता से और कौन से पिताजी से प्राप्त हुए। वह निषेचन जो मादा शरीर के अंदर होता है, आंतरिक निषेचन, जैसे गाय, मनुष्य, कुत्ते तथा मुर्गी, इनके आंतरिक निषेचन होते हैं। यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं, आपको ऑप्शन दिए जा सकते हैं कि आंतरिक निषेचन किस किस के अंदर होता है। जंतुओं में निषेचन की क्रिया मादा जंतु के शरीर के बाहर होती है। इन जंतुओं में निषेचन जल में होता है। आइए पता लगाएं कि ये किस प्रकार संपन्न होता है। तो देख सकते हैं आप, नर तथा मादा एक साथ पानी में आते हैं तो मादा सैकड़ों अंडे देती है। मुर्गी के अंडे की तरह मेंढक के अंडे कवच से ढके नहीं होते हैं तथा ये अपेक्षाकृत बहुत कोमल होते हैं। तो यहाँ आपको एक प्रश्न समझ में आ रहा होगा कि क्या मेंढक के अंडे भी कवच से ढके होते हैं, तो नहीं, मेंढक के अंडे कवच से ढके नहीं होते हैं। जेली की एक परत अंडे को एक साथ रखती है तथा इनकी सुरक्षा करती है। मादा जैसे ही अंडे देती है, नर उस पर शुक्राणु छोड़ देता है। प्रत्येक शुक्राणु अपनी लंबी पूंछ की सहायता से जल में इधर उधर तैरते रहते हैं। शुक्राणु अंड कोशिका के संपर्क में आते हैं, जिसके फलस्वरूप निषेचन संभव हो जाता है। इस प्रकार का निषेचन, जिसमें नर एवं मादा युग्मक का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है, वो बाह्य निषेचन कहलाता है। यह मछली, स्टारफिश जैसे जलीय प्राणियों में होता है। वसंत अथवा वर्षा ऋतु के समय किसी तालाब अथवा मंद गति से बहते झरने का भ्रमण कीजिए। जल पर तैरते हुए मेंढक के अंडों को ढूंढिए। अंडों के रंग तथा साइज को नोट कीजिए। यह आपको प्रैक्टिकल के तौर पे दिखाया गया, जिससे आप बाह्य निषेचन के बारे में जान पाएंगे। ठीक है, मछली और मेंढक एक साथ सैकड़ों अंडे क्यों देते हैं, जबकि मुर्गी एक समय में केवल एक ही अंडा देता है। तो यद्यपि यह जंतु सैकड़ों अंडे देते हैं तथा लाखों शुक्राणु निर्मोचित करते हैं, सारे अंडों का निषेचन नहीं होता तथा नया जीव नहीं बन पाते। इसका कारण है कि अंडे एवं शुक्राणु निरंतर जल की गति, वायु एवं वर्षा से प्रभावित होते रहते हैं। तालाब में दूसरे ऐसे जंतु भी होते हैं जो इन अंडों को भोजन कर लेते हैं। अतः अंड कोशिकाओं एवं शुक्राणुओं की बड़ी संख्या में उत्पन्न होना आवश्यक होता ही है, ताकि उनमें से कुछ में निषेचन सुनिश्चित किया जा सके। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ देखिए, बाह्य निषेचन किस किस में होता है, तो जितने भी जलीय जीव हैं, ठीक है, जैसे मछली है, स्टारफिश है, इस तरह के जलीय प्राणी जो हैं, इनके अंदर बाह्य निषेचन होता है। एक एकल कोशिका किस प्रकार एक बड़ा जीव बन सकता है, तो आपने पहले आपको पता चला था कि शुक्राणु और अंडाणु ये सब एकल कोशिका है, और इनका जब निषेचन होता है तो एक युग्मनज बन जाता है, और वही युग्मनज जब भ्रूण बनता है और फिर उसका विकास होते होते वो एक बड़ा जीव बन जाता है। तो
तो निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है जो विकसित होकर भ्रूण में परिवर्तित होता है। प्रश्न जो है यहीं से बनेंगे, ठीक है। निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? युग्मनज। जो भ्रूण कौन होता है? भ्रूण जो है वो युग्मनज का विकसित रूप होता है। युग्मनज लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदलता रहता है। तत्पश्चात कोशिकाएं एकत्र होती हैं, उत्तक बनते हैं, उनसे अंग बनते हैं और इस प्रकार जो संरचना प्राप्त होती है उसे हम भ्रूण कहते हैं। तो भ्रूण क्या हो जाता है? वो गर्भाशय की दीवार में रोपित हो जाता है और वहीं पर वो विकसित होते रहता है। धीरे धीरे शारीरिक अंग जैसे कि हाथ, पैर, सिर, आंखें, कान इत्यादि विकसित हो जाते हैं। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके गर्भ कहलाता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि पहले जो होता था वो सेक्स दिखा दिया जाता था, शो कर दिया जाता था, क्योंकि कन्या भ्रूण हत्या इसका एक उदाहरण था कि लोगों को लड़कियां नहीं चाहिए होती थी तो वो लोग चेक कर लेते थे अल्ट्रासाउंड की मदद के द्वारा। उन लोगों को जब पूरी तरह से भ्रूण का विकास हो जाता था, ठीक है, और वो गर्भ बन जाता था, उसके बाद वो सेक्सुअल जो उसके जो पार्ट्स होते थे वो उसको देख सकते थे कि ये बेबी गर्ल है कि बेबी बॉय है। उसके बाद वो उसका जो सेक्स था उससे पता चल जाता था कि लड़की है कि लड़का, और उस हिसाब से वो उसको, अगर उनको बेटा चाहिए होता तो वो बेटी को डिस्ट्रॉय कर देते थे। तो जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो माँ नवजात शिशु को जन्म देती है, ठीक है। मुर्गी में भी आंतरिक निषेचन होता है, परंतु क्या मनुष्य और गाय की तरह मुर्गी भी बच्चों को जन्म देती है? नहीं देती है। आपको पता है मुर्गी क्या देती है? अंडे देती है। तो निषेचन के फौरन बाद ही युग्मनज लगातार विभाजित होता रहता है और अंडवाहिनी में नीचे की ओर बढ़ता रहता है। इसके नीचे बढ़ने के साथ साथ इस पर सुरक्षित परत चढ़ती जाती है। मुर्गी के अंडे पर दिखाई देने वाला कठोर कवच भी ऐसे ही एक सुरक्षित परत होती है, ठीक है। पूर्ण रूप से बनने के बाद मुर्गी अंडे का निर्मोचन करती है। मुर्गी के अंडे को चूजा बनने में लगभग 3 सप्ताह का समय लगता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एनसीईआरटी कहीं से कुछ भी पूछ सकती है। तो मुर्गी के अंडे को चूजा बनने में कितना टाइम लगता है? तो लगभग 3 सप्ताह का समय लगता है। अपने मुर्गी को उष्मायन के लिए अंडों पर बैठा देखा होगा कि कितने चूजे के पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद, कवच के प्रस्फुटन के बाद चूजा बाहर आता है। तो बाह्य निषेचन वाले जंतु में भ्रूण का विकास मादा के शरीर के बाहर ही होता रहता है। भ्रूण अंडावरण के अंदर विकसित होता रहता है। भ्रूण का विकास पूर्ण होने पर अंडोज पत्ती होती है। आपने तालाब अथवा झरने में मेंढक के अनेक टेडपोल तैरते हुए देखे होंगे। चलिए अब बात करते हैं जरायुज एवं अंड प्रजक जंतु की। तो जरायुज क्या होते हैं? वह जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं वो होते हैं जरायु। वे जंतु जो अंडे देते हैं वो होते हैं अंड प्रजक जंतु, ठीक है। तो ये चीज़ तो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। जो बच्चों को जन्म देते हैं वो जरायुज होते हैं और जो अंडों को जन्म देते हैं वो होते हैं अंड प्रजक। आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, चीज़ें समझ में आ रही तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर हम एनसीईआरटी साइंस, एनसीईआरटी मैथ और एनसीईआरटी हिस्ट्री ज्योग्राफी के चैप्टर्स भी धीरे धीरे कवर करेंगे। यहाँ इस चैनल पे आपको जितनी भी टीचिंग परीक्षाएं होंगी उससे रिलेटेड जितना भी एनसीईआरटी का जो भी आपको सिलेबस होगा वो धीरे से कंप्लीट करा दिया जाएगा। आप लोग चैनल पे लगातार विजिट करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेंढक, छिपकली, तितली अथवा शलभ, मुर्गी तथा कौवे अथवा अन्य पक्षी के अंडे का अवलोकन करने का प्रयास कीजिए। ये हो गया। कुछ जंतुओं के अंडों का अवलोकन करना सरल है क्योंकि उनकी माँ शरीर के बाहर अंडे देती है, परंतु आप गाय, कुत्ता अथवा बिल्ली के अंडे एकत्र नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि वो अंडे ही नहीं देते। इनमें माँ पूर्ण विकसित शिशु को ही जन्म देती है, ठीक है। अब बात करते हैं शिशु से वयस्क होने की। तो नवजात जन्मे प्राणी अथवा अंडे के प्रस्फुटन से निकले प्राणी तब तक वृद्धि करते रहते हैं जब तक कि वे वयस्क नहीं हो जाते, ठीक है। कुछ जंतुओं में नवजात जंतु वयस्क से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। रेशम कीट के जीवन चक्र का स्मरण आप कर सकते हैं। देखिए,
अंडा, लार्वा, ठीक है, उससे प्यूपा बनता है, जिसके आपने जो है कक्षा 7 में पढ़ा है ये सारा। तो मेंढक इस प्रकार के जंतुओं का उदाहरण है कि जो बचपन में किसी और की तरह दिखते हैं, लेकिन वो उनका विकसित रूप किसी और की तरह होता है। मेंढक में अंडे से प्रारंभ करके वयस्क बनने की विभिन्न अवस्थाओं का प्रेक्षण किए। यहाँ से क्वेश्चन बहुत आसानी से बनते हैं और बने भी हैं। तो यहाँ देख सकते हैं अंडे के बाद टैडपोल और उसके बाद वयस्क हो जाता है। टैडपोल वयस्क मेंढक से बिल्कुल भिन्न दिखाई देता है, ठीक है। उसी किसी दिन एक टैडपोल वयस्क मेंढक बन जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। तो टैडपोल अथवा इल्ली का बाद में क्या होता है, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि क्या ये मेंढक बन जाएगा बाद में चल के, ठीक है। आपने एक सुंदर सा लपको कोकून से बाहर निकलते देखा होगा। टैडपोल रूपांतरित होकर वयस्क में बदलता है और छलांग लगा सकता है। कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टैडपोल का वयस्क रूप में कायांतरण होता है, ठीक है। तो मनुष्य में जन्म के समय से ही नवजात शिशु में वयस्क समान सभी शारीरिक अंग मौजूद होते हैं। तो आप यहाँ से प्रश्न जो भी बनेगा आप बना बता सकते हैं। आज मैं आगे बढ़ते हैं अलैंगिक जनन के बारे में। तो आपको पता ही था जिसमें एक ही जीव क्या करता है, जनन कर लेता है, दूसरे जीव की ज़रूरत उसको नहीं पड़ती है। तो हम बात कर लेते हैं अब अलैंगिक जनन की, ठीक है। तो हाइड्रा में एक या अधिक उभार दिखाई दे सकते हैं। यह उभार विकसित होकर नए जीव हैं जिन्हें मुकुल कहते हैं, ठीक है। तो यीस्ट में भी मुकुल दिखाई देते हैं। हाइड्रा में भी एक एकल जनक से निकलने वाले उदर से नए जीव का विकास हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें नर और मादा की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार के जनन को अलैंगिक जनन कहते हैं। हाइड्रा में मुकुल से नया जीव विकसित होता है, इसलिए इस प्रकार के जनन को मुकुलन भी कह दिया जाता है। अलैंगिक जनन की अन्य विधि अमीबा में भी दिखाई देती है। आपको पता है अमीबा एक कोशिक होता है। इसमें केंद्रक के 2 भागों में विभाजन से जनन क्रिया प्रारंभ हो जाती है। इसके बाद कोशिका भी 2 भागों में बढ़ते चले जाते हैं और प्रत्येक भाग में केंद्रक हो जाता है। परिणाम स्वरूप एक जनक से 2 अमीबा बनते चले जाते हैं। इस प्रकार के अलैंगिक जनन को, जिसमें जीव विभाजित होकर 2 संतति उत्पन्न करता है, द्विखंडन कहलाता है। तो आप लोगों ने देख लिया कि मुकुलन एवं द्विखंडन के अतिरिक्त कुछ अन्य विधियां भी होती हैं जिनके द्वारा एकल जीव संतति जीवों द्वारा उत्पन्न होती है, ठीक है। आपने अब ये देख लीजिए एकल जीव संतति जीवों, तो एक अलग जो स्टोरी है वो है क्लोनिंग की। क्लोनिंग के लिए भी किसी एक ही जीव की आवश्यकता पड़ती है। तो किसी समरूप कोशिका या किसी अन्य जीवित भाग अथवा संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्लोनिंग कहलाती है। तो यहाँ पे एक इयान विल्मेट और सहयोगी जो थे जैसे एडिनबर्ग स्कॉटलैंड के टॉजलिन इंस्टीट्यूट में ये क्लोनिंग का काम किया गया था। सर्वप्रथम भेड़ का क्लोन कर, जिसका नाम था डॉली, ठीक है। 5 जुलाई 1996 में पहला स्तनधारी ये क्लोन था। इसके फिन डॉर्सेट मादा भेड़ तथा स्कॉटिश ब्लैकबर्ड ईव का मिश्रण थी, जन्म दिया था इसने, पर दिखती थी फिन डॉर्सेट की तरह, क्योंकि इसका क्या लिया गया था, इसका केंद्रक लिया गया था। तो इस तरह की भी जो है वो अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है। तो मुकुलन, द्विखंडन, ठीक है, आपका क्लोनिंग, ये सारी क्या है, ये अलैंगिक जनन है। आज अब बात कर लेते कि इसमें हमने मेनली क्या पढ़ा था। तो आप देख सकते हैं कि जंतु 2 विधियों द्वारा प्रजनन करते हैं, लैंगिक और अलैंगिक। नर युग्मक मादा युग्मक के संलयन द्वारा लैंगिक जनन होता है। अंडाशय, अंडवाहिनी और गर्भाशय मादा के अंग है और वृषण, शुक्राणु और शिश्न ये पुरुष के अंग है। अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जिसे अंडाणु कहते हैं, और वृषण नर युग्मक पैदा करते हैं जिसे शुक्राणु कहते हैं। और इन दोनों का जब मिलन होता है तो वो होता है निषेचन, और निषेचित अंडा क्या कहलाता है, युग्मनज कहलाता है। मादा के अंदर जो निषेचन होता है वो आंतरिक, और मादा के बाहर जो होता है वो बाह्य निषेचन कहलाता है। तो जितने जलीय जीव हैं उनके अंदर लगभग जो है वो बाह्य निषेचन होता है, और पुरुष मनुष्य एवं जंतुओं जैसे मुर्गी, गाय एवं कुत्ते में आंतरिक निषेचन होता है। युग्मनज में अनेक विभाजन होते हैं, तब जाके क्या बनता है, भ्रूण बनता है। और भ्रूण गर्भाशय की दीवार में स्थापित होता है जहाँ उसकी वृद्धि में परिवर्धन होता है।
जिसके बाद वो गर्भ बनता है। भ्रूण की व्यवस्था जिसमें उसके शारीरिक भाग विकसित होकर पहचानने जाते हैं उसे गर्भ कहते हैं। मनुष्य, गाय, कुत्ते जैसे जंतु जो शिशु को जन्म देते हैं उन्हें जरायु जंतु कहते हैं। मुर्गी, मेंढक, छिपकली, तितली जैसे जंतु जो अंडे देते हैं अंडप्रजक। लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया क्या होती है? कायांतरण कहलाती है। जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है अलैंगिक जनन होता है। हाइड्रा में मुकुल द्वारा नए जीव का विकास होता है इसलिए इसको मुकुलन कहते हैं। अमीबा स्वयं 2 भागों में विभक्त होता है इसलिए उसको द्विखंडन कहते हैं। मेन चीज़ें आपने यहाँ पे पढ़ ली हैं। और इसका एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ था वो ये है कि जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है वो सबसे बड़ा होता है, जिसे हम वो भी एक कोशिका है और इसे हम अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं। मुर्गी के अंडे भी, इनको भी हम अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं। लेकिन जो शुक्राणु तो आपने यहाँ पे देखा कि इस प्रकार हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसी तरह की वीडियो और टीचिंग से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज आएंगी उसकी डिटेल आपके सामने ज़रूर दी जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्ट।